Hello students, welcome back, and in this video we are going to start a new series of class 10th social science. तो आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी से जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इस सीरीज में आपको हर एक चैप्टर कराया जाएगा एंड देयर आफ्टर एक्सरसाइज कराई जाएंगी एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो आपको बस वन बाय वन वीडियो को देखना है, समझना है और रिवीजन पर रिवीजन करना है। उससे क्या होगा कि आपको लास्ट टाइम पर जाकर ये नहीं लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया है। तो आपको बस छोटी छोटी वीडियोस मिलेंगी, उनको देखना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है। सो टेंशन फ्री होकर रहिए और मेरे साथ बने रहिए। तो आप हम दोनों मिलकर क्या कर लेंगे, आप और हम बहुत अच्छे से सोशल साइंस का रिवीजन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स आप सुनते रहते हैं कि भाई हमारे आसपास क्या चीजें हैं, पानी के रिसोर्सेज हैं, क्या मिनरल रिसोर्सेज हैं, तो ये होते क्या हैं और इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये सब चीजें जो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं वो हमारे चैप्टर 1 में है। उन्हीं से हम जो है आगे पढ़ते जाएंगे और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संसाधन एवं विकास। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास। ओके। सो आपको एनसीईआरटी की फॉर्म में यहाँ पर सब कुछ एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है, लेकिन एक पॉइंटर फॉर्म में दिया हुआ है जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे या फिर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने में आसानी रहे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कहाँ से क्या करना है। अब आपको सीधा बुक खोलनी है, बुक खोलकर बैठ जाना है और सामने देखना है, बुक के साथ साथ पढ़ते जाना है और याद करते जाना है। सो व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स होता क्या है? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs। हमारे environment में यानी हमारे अगल बगल जो भी चीजें हैं जो हमारी needs को पूरा करती हैं, provided it is technologically accessible, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। यानी कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली वो हमारे लिए फिजिबल है, हमारे लिए फिजिबल है वो इकोनॉमिकली, और कल्चरली वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है वो चीज, वो रिसोर्सेज एक्सेप्टेबल हैं। उन सब चीजों को क्या बोलते हैं? रिसोर्स। ठीक है। यानी कि इसमें तीन चीजें हैं, हमारी नीड्स कैसे सेटिस्फाई होती हैं, हमारे आसपास जो चीजें अवेलेबल हैं यानी कि हम उनको टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली भी हम उनको आराम से जो है ले सकते हैं, एंड कल्चरली भी वो एक्सेप्टेबल हैं। उन सब चीजों को क्या बोलते हैं? रिसोर्स। So once again, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. Okay? और अब हमें देखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो आपका माइंड भी ढूंढेगा। जैसे हम वाटर रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो आपको पानी के सारे स्रोत याद आने चाहिए कि कहाँ से हमें पानी मिलता है, फिर मिनरल रिसोर्स क्या होते हैं, वो सब चीजें जो आपकी नीड्स आपके घर में आसपास अगल बगल हैं, वो सब चीजें आपके माइंड में आती रहनी चाहिए। तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे और फिर आपको क्रैम करने की या ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको जो है याद रख पाएंगे। ओके। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, वो क्या क्या इन्वॉल्व करता है। उसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको अभी पढ़ाया कि टेक्नोलॉजी होगी, क्या चीजें होंगी, तो जो एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप होता है किस किस का? नेचर का, जो आपका नेचर है उसका, ठीक है, प्रकृति का। उसके बाद कुछ संस्थाएं होती हैं और टेक्नोलॉजी का, कि कैसे नेचर का, टेक्नोलॉजी का और इंस्टीट्यूशंस का आपस में जो एक रिलेशनशिप है वो ही इन चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन करता है और हमारे काम में आती हैं। ओके। अब ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ? अब ऐसे तो नहीं आप पेड़ के साथ जाकर ठीक है ये दे दो वो दे दो, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगी। कैसे कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे जुड़ी हुई है, कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन चीजों को ले सकते हैं। तो वो चीजें क्या होती हैं? तो हमारा जो इंटरेक्शन है नेचर के साथ वो किसके थ्रू है? टेक्नोलॉजी के थ्रू है और उन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हैं जो बनाए गए हैं, जिससे कि हमारा इन रिसोर्सेज के साथ साथ इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी होता रहे। क्या होता रहे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता रहे। ओके।
तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये 3 चीजों पर जो है डिपेंड करता है। ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी के थ्रू एंड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, ओके। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब रिसोर्सेज किस किस तरह से हम जो है देख पाते हैं कि कैसे कैसे रिसोर्सेज होते हैं, किस किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, और कैसे उनको जो है हमने जो है बांट दिया है, कैसे किस किस बेसिस पर बांटा है। हर एक चीज का क्लासिफिकेशन होता है, तो ऐसे ही रिसोर्सेज का भी क्लासिफिकेशन है। वो किस किस बेसिस पर है उसको हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम आगे का जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और एक बात मैं आपको बताती चलूं, जो लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, वो 10th क्लास में अभी आए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस बेसिकली जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको या तो नोट कर लेना है, अदरवाइज अगर आपको लिखने में ज्यादा इच्छा भी नहीं है तो आपकी बुक में सब कुछ अवेलेबल है। आपको बस ध्यान से सुनना है और बार बार सुनना है, जिससे कि आपको क्रैम ना करना पड़े और आपके याद रहे। ऑलराइट, ओके। सो द रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। और वो कौन कौन से वेज हैं? अब देखिए, ओरिजिन की अगर हम बात करें कि ओरिजिन क्या है उनका, ठीक है, उनका ओरिजिन क्या है, उनका उत्पत्ति का आधार क्या है, कैसे उत्पन्न हुए हैं, क्या उनका ओरिजिन है। तो वो दो चीजें होती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे कि आपका बायोटिक और आपका अबायोटिक। बायोटिक मतलब जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं, एंड अबायोटिक मतलब जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब वो आपको देखना है कौन कौन सी हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बाद में। अभी आपके माइंड में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए। ओके, देन हमारे पास सेकंड बेसिस आता है एग्जॉस्टिबिलिटी का, कि हम उनको कितना एग्जॉस्ट कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं बार बार, या कुछ चीजें हैं जिनको हम बस एक बार ही यूज कर पाते हैं, उसके बाद वो फेंकना पड़ता है या वो खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनको हम डेली यूज करते हैं। सो उसके बेसिस पर दो तरह के जो है रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, जो आपका नवीकरण योग्य होता है, और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, जिसको आप अनवीकरण योग्य बोल देते हैं। रिन्यूएबल जो बार बार आप यूज कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल जो आप बार बार यूज नहीं कर पाते हैं। अब आती है बात ओनरशिप की। अरे भाई, रिसोर्सेज हैं हमारे आसपास मौजूद हैं, तो उस पर हमारा हक है, या किसी कम्युनिटी का इकट्ठा हक है, या किसी देश का हक है, या फिर इंटरनेशनल है। तो वो चार चीजें होती हैं, या तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो आपके अपने हैं, या आपकी कम्युनिटी के हैं, या आपके पूरे देश के हैं, या फिर इंटरनेशनल है। ओके, देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिवर्स रिजर्व्स, जो रिजर्व्स होते हैं। तो वो चार चार तरह से हम किसे बांट सकते हैं जब डेवलपमेंट की बात आती है। ओके, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, बायोटिक रिसोर्सेज, these are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries and livestock। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, बायोटिक रिसोर्सेज मतलब कि लिविंग थिंग्स हैं जो जो हमारे बायोस्फीयर से ली गई हैं और उनके पास लाइफ है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, आपके वनस्पति हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, आपके जानवर हैं, आपकी फिशरीज हैं, आपका लाइफ स्टॉक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज आर द लिविंग थिंग्स। ओके, उसके बाद आते हैं आपके अबायोटिक रिसोर्सेज की नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि क्या क्या हैं, जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो रॉक्स हैं, मेटल्स हैं। आपके जो मेटल्स हैं वो भी तो नेचर से ही मिलते हैं। आपके पहाड़ पर्वत ये सब भी तो नेचर का ही है, लेकिन इनमें जान नहीं है। ठीक है, सो रॉक्स एंड मेटल्स ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इनको क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। सो बायो से याद रखना है आपको, बायो मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। ओके, एंड दिस इज वेरी सिंपल, ये बिल्कुल बेसिक है, आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कि आप कितना उनको जो है यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड, या कि हम उनको बाद में रिन्यू कर सकते हैं,
रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? या तो हम किसी फिजिकल प्रोसेस से, या किसी केमिकल से, या किसी मैकेनिकल से। उनको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल बोलते हैं, और उनका दूसरा नाम होता है रिप्लेनिशेबल। मतलब कि उनको हम रिन्यू कर सकते हैं। आपके नाम में ही छिपा हुआ है, रिन्यू कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं, सब एक ही चीज है। ओके, जैसे कोई इंक खत्म हो गई, आपने रिफिल कर लिया, तो ऐसे ही रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम यूज कर सकते हैं बार बार, जैसे कि पानी है, हवा है, आपका सोलर एनर्जी है, उसके बाद आपकी फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। तो ये क्या है? आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसको फिर दोबारा हम बोल देते हैं कि इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो में। ओके, उसके बाद आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि these occur over a very long geological time। ओके, जैसे कि आपका पेट्रोलियम है, आपके मिनरल्स हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक जो है डिकम्पोज हुए रहते हैं। उसके बाद ये बनते हैं, फिर ये आते हैं, मिलते हैं, और फिर एक बार यूज किया तो ये खत्म हो जाते हैं। ऐसे नहीं ना, एक बार पेट्रोल गाड़ी में डला लिया और चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही इनको क्या किया जाता है? इनको रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज को, मेटल्स को कर सकते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल को नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही हम उनको यूज करते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। तो वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, जिनको हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं, उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, जो अपने यूज करने के साथ एक बार यूज किया एंड रिसाइकल नहीं हुआ एंड खत्म हो गया, तो उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, अब ओनरशिप की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। तो अगर बात करें इंडिविजुअल, तो क्या है? जैसे कि आपका खेती खेती करते हैं, सपोज कुछ लोग खेती करते हैं, उनकी जो लैंड है वो उनका अपना रिसोर्स है। उस पे जो भी उनका आएगा, जो वो अब खेती करेंगे, क्रॉप्स देंगे, बेच कर आएंगे, उनका खुद की प्रॉपर्टी है। ओके, जैसे आपका अपना घर है, आपके अपने प्लांट्स हैं, आपकी अपनी जगह है, आपका अपना सबमर्सिबल टाइप की चीजें हैं, तो वो सब चीजें क्या होती हैं? आपकी अपनी है, right? So these are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. Villages की अगर बात करें तो these are the people with land ownership, but there are many who are landless. ऐसा नहीं है कि आपके सबके पास होगी विलेजेस में लैंड, नहीं। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो उन पर काम करते हैं, सो दे आर लैंडलेस। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत सारी लैंड होती है। अर्बन पीपल, उन लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, या और प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद प्लांटेशन है, पास्चर लैंड्स हैं, पोन्ड्स हैं, वाटर इन वेल्स है, आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। ओके, एंड इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच इज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। तो वो आपको जो है लिस्ट बनानी है एंड कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं आपके अपने हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट नेक्स्ट होता है एक कम्युनिटी के, एक गांव के कॉमन है, शहर के कॉमन है। जैसे कि आप पार्क्स में जाते हो, जैसे कि आप पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हो। ऐसे तो नहीं है ना वो फॉर एग्जांपल एक ही लोग का है, नहीं, वहां पर बहुत सारे लोग मिलते हैं। वहां पर एंट्री कार्ड नहीं दिखाना पड़ता है आपको पब्लिक पार्क में जाने से पहले कि कैन आई कम। ठीक है, तो वो क्या है? वो चीजें जो है वो एक कम्युनिटी की है। ठीक है, वो वहां के सारे लोगों को अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। So these are the resources which are accessible to all the members of community, कि community का हर एक member उन resources को use कर सके। villages में example जैसे कि grazing ground जहाँ पर पशुओं को चराने जाते हैं, grazing होती है, and burial grounds जहाँ पर जो है दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वो उस तरह से, and village ponds, जो आपके village में जो ponds होते हैं, तालाब होते हैं, वो भी community owned होते हैं। ओके, और अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, यानी कि शहरों की बात करें, तो प्लेग्राउंड्स, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स और भी बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। अब बात आती है नेशनल रिसोर्सेज। अब टेक्निकली देखें तो जो हमारा है वो भी देश का है, कम्युनिटी का है वो भी देश का है, लेकिन फिर ऐसी क्या चीज है जो अलग बनाती है? जैसे कि
द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अगर किसी देश में गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई हमें ये प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए और इसमें जो है पब्लिक का भला है, तो वो उनके पास लीगल पावर है, वो आपका छीन सकती है आके, आप उसको पैसे दे सकती है या उसको एक्वायर कर सकती है कि। और ऐसा होता भी है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, जब चीजें आती हैं, लैंड आती है, तो उसको जो है पैसे देकर पब्लिक गुड के तहत उनको ले लिया जाता है। ओके, और ये लिखा भी हुआ है, यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। गांव में देखते हैं हम कि क्या होता है कि खेत के बीचों बीच सड़क आ जाती है, तो क्या किया जाता है, उसका कंपनसेशन उनको दिया जाता है और वो उनसे ले ली जाती है। ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। और जो अथॉरिटीज होती हैं, इनका गवर्नमेंट ने एम्पावर किया होता है, इनको ये शक्तियां मिली होती हैं, इनके पास ये पावर होती है कि वो लैंड को एक्वायर कर सके। पर ऐसा नहीं कि आके जाके कब्जा कर लिया, उसका एक कंपनसेशन पर्टिकुलर उनको मिलता है एंड देन उनसे वो लिया जाता है। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, जिसको क्या बोलते हैं 22.2 किलोमीटर अप्रोक्स होता है ये, from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to the nation। तो जो इस चीज में जो इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे ही हैं। तो वो चीजें जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारी नदियां हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, हमारे मिनरल्स हैं, उस पर कम्युनिटी का नहीं, इंडिविजुअल का नहीं, बल्कि नेशन का जो है अधिकार होता है। तो वो क्या बोलते हैं, उनको नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब जहां पर कुछ इंस्टीट्यूशंस बने होते हैं, जैसे आप देखते हो WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, इस तरह के बहुत सारे आपके जो है इंटरनेशनल जो है इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सब चीजों को रेगुलेट करते हैं। राइट, सो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। The oceanic resources beyond 200 nautical mile of the coastline of country belong to open ocean। अब ओशन में 200 nautical mile से किसी कंट्री की कोस्ट लाइन से जो चीजें बिलोंग करती हैं, जो रिसोर्सेज बिलोंग करती हैं, वो किसी एक कंट्री का नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ओपन ओशन है। तो अब ऐसा तो नहीं सारा का सारा रिसोर्सेज उसी कंट्री को दे दिया जाए। राइट, तो क्या होता है, वो उसमें कोई भी एक इंडिविजुअल कंट्री जो है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती है, जब तक वो बात ना कर ले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। तो वो क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं, जिस पर एक पर्टिकुलर देश का अधिकार नहीं होता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर कैसे हमने डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब कोई रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, कि किसी रीजन में मिलते तो हैं लेकिन अभी तक उनको क्या किया है, यूटिलाइज नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न पार्ट्स की अगर हम बात करें इंडिया में, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी, बट सो फार दीज हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली। अभी हम राजस्थान और गुजरात की कुछ हिस्सों की बात करें तो वहां पर विंड एंड सोलर एनर्जी के बहुत सारे पोटेंशियल है वहां पर कि बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके, लेकिन उनको प्रॉपरली यूज नहीं किया गया है। सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब कि जिनको हमने सर्वे किया हुआ है, उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को डिटरमाइन किया गया है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करती है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कि कितने फिजिबल हैं वो, है ना, कितनी आसानी से मिल सकते हैं। देन इज स्टॉक, थर्ड इज स्टॉक, वो क्या होते हैं, material in the environment which have the potential to satisfy human needs, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो हम उनको एसेस कर सके। तो वो किस में आता है, स्टॉक में आता है, कि हमारे पास स्टॉक में तो है भाई, लेकिन अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की, तो उसको क्या बोल देंगे, हाँ ठीक है स्टॉक में है हमारे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वाटर किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन जो है एनर्जी का बड़ा रिच सोर्स है, लेकिन
हमारे पास उसका कोई एडवांस टेक्निकल है ही नहीं टेक्नोलॉजी कि हम उसे कैसे उसके अपने पर्पस के लिए उसको यूज कर सके बहुत सारी चीजों के लिए। हालांकि अभी वर्क चल रहा है बट इतना ज्यादा एडवांस जो है टेक्नोलॉजी अभी नहीं है कि हम उनको यूज कर सकें। इसलिए हम क्या बोल देते हैं कि हम इसको स्टॉक में जो है कंसीडर कर देते हैं, हम इसको स्टॉक में कंसीडर कर देते हैं, राइट। रिजर्व्स क्या होते हैं? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। अब उन्हीं का सबसेट क्या होता है? रिजर्व्स। अब हम पढ़ते हैं कि मिनरल रिजर्व्स हैं हमारे पास, क्या चीजें हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है, हम पढ़ते भी आए हैं छोटी क्लासेस में। तो रिजर्व्स क्या होते हैं? स्टॉक का ही सबसेट होता है, स्टॉक का ही हिस्सा होता है, which can be put into use with the help of existing technical know-how but their uses has not been started। मतलब कि हमने उनको टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसकी हेल्प से हमने उनको ले तो लिया है लेकिन उनका यूज करना अभी स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, आपने कुछ चीज खरीद तो ली है लेकिन अभी आपने उसको यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? आपने सोचा है, आपने सपोज करो कोई जूते खरीद लिए और आपने उनको लाकर रख लिया और फिर कह रहे हो कि नहीं अभी नहीं, अभी मेरे पास है थोड़ा बहुत और मैं इसको फ्यूचर में जब ये फट जाएंगे या टूट जाएंगे तब यूज करूंगा। तो रिजर्व्स जो है स्टॉक का ही सबसेट है लेकिन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की वजह से उनको अभी रखा गया है। ओके, जैसे कि रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए रिवर वाटर यूज किया जा सकता है लेकिन अभी प्रेजेंटली उसको सिर्फ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज किया गया है। दस द वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व। तो जो पानी है डैम्स में या हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको हमने रिजर्व के तौर पर रखा गया है कि इन फ्यूचर हम उनसे जो है काम लेंगे। ऑलराइट, ये आपके एनसीईआरटी की टेबल्स हैं, आपको टेबल्स बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है जिसमें आपका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एक बार फटाफट देख लेते हैं। रिसोर्सेज, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल में आपका आ गया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड ह्यूमन में आपके क्या है? क्वालिटी, क्वांटिटी और आपके स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब रिन्यूएबल में भी दो तरह से हैं, एक तो कंटिन्यूअस और फ्लो है जैसे कि विंड है, एनर्जी है। दूसरा है आपका बायोलॉजिकल जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ है और आपकी नेचुरल वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है। ऑलराइट, अब नॉन रिन्यूएबल में भी दो तरह से हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ मेटल्स को हम रिसाइकल कर पाते हैं। ठीक है, मेटल्स को हम रिसाइकल कर पाते हैं तो नॉन रिन्यूएबल में आ गया रिसाइकलेबल जो कि मेटल्स होते हैं, और नॉन रिसाइकलेबल मतलब जो आपके फॉसिल फ्यूल हैं, राइट। देन मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग कैसे जो है अपना जो है इंटरडिपेंडेंस कैसे शो करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं नेचर के साथ। वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, राइट। देन ये एक जो स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस दिए होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। जैसे कि इंडिया हैज गॉट द राइट टू माइन manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Identify some other resources which are international in nature। तो ये इंडियन ओशन का जो एरिया है इसमें से इंडिया को क्या राइट मिला है? माइन क्या करने का? मैंगनीज नोड्यूल्स को, राइट, जो हमारे क्या करता था? बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाई करता था। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? हमें ऐसे और रिसोर्सेज बताने हैं जो इंटरनेशनल है नेचर में। ठीक है, भले ही वो इंडियन ओशन में मिलते हैं लेकिन वो क्या है? इंटरनेशनल है, राइट। इसी के साथ ये फर्स्ट वीडियो तो आपका कंप्लीट हुआ जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है। अब ऐसे ही हम इस चैप्टर को वन बाय वन करते जाएंगे। आपको बार बार देखना है, बार बार समझना है। बुक आपके पास है, बुक्स का कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि बुक को छोड़कर ये पढ़ लो। एनसीईआरटी तो ऐसी ही चीज है, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।